नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर पॉलिटिकल साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की। जॉन स्टुअर्ट मिल एक इंग्लिश फिलोसोफर रहे हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, साथ ही ये सिविल सर्वेंट भी रहे हैं। आज जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचारों को जानेंगे, उपयोगितावाद में किस प्रकार से संशोधन इन्होंने किया है उसको जानेंगे, स्वविषयक और पर विषयक कार्यों का जो डिवाइडेशन जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा किया गया है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लेकर हम इसे अच्छे से और एक सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी जो विचार हैं उनको दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की जो पुस्तक है ऑन लिबर्टी। इस पुस्तक में जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कुछ कहा है। तो ऑन लिबर्टी में मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के जो अधिकार हैं उनके बीच में संतुलन का वर्णन किया है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को तब तक स्वतंत्र होना चाहिए जब तक उसका कार्य दूसरों के अधिकारों या स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता है। उन्होंने कहा कि समाज और सरकार को व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता में दखल नहीं देना चाहिए, सिवाय उन स्थितियों में जब उनका आचरण अन्य व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाता हो। इसे हार्म प्रिंसिपल के रूप में जाना जाता है। तो ये तो हमने थ्योरी पढ़ी, अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जॉन स्टुअर्ट जो मिल हैं वह स्वतंत्रता के बहुत बड़े हिमायती थे। नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक उनको माना जाता है। अब जिनको नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में नहीं पता है तो उन्हें मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बाकी जो डिस्क्राइब है वह हम करेंगे इसको जब हम स्वतंत्रता को एज ए अवधारणा पढ़ेंगे, एज ए आइडियोलॉजी पढ़ेंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को एक फ्री राइडर माना जाता है और नकारात्मक स्वतंत्रता के जितने भी समर्थक होते हैं वह व्यक्तिवादी सोच से प्रभावित रहते हैं। व्यक्तिवादी सोच क्या होती है? व्यक्तिवादी सोच में व्यक्ति को ही साध्य माना जाता है और राज्य को साधन माना जाता है। कई व्यक्तिवादी जो बिल्कुल ही रेडिकल होते हैं वह तो राज्य के अस्तित्व को भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि राज्य की किसी व्यक्ति को कोई आवश्यकता नहीं है और व्यक्ति अपने आप में ही साध्य है। लेकिन कुछ राज्य को एक नाइट स्टेट की तरह अनुमति दे देते हैं। नाइट स्टेट वो होते हैं जो सिर्फ व्यक्ति की रक्षा करेंगे, व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करेंगे और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेंगे। बाकी कोई कल्याणकारी कार्य राज्य को नहीं दिया जाता है, वह एक नाइट स्टेट कहलाता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो नेगेटिव लिबर्टी होती है, जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, उसमें व्यक्ति को फ्री राइडर माना जाता है। व्यक्ति अपने विवेकशील है व्यक्ति और अपने विवेक से ही वह सब कुछ कर सकता है अपने विकास के लिए। क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, वह अच्छी तरह सोच सकता है और अच्छी तरह कर सकता है। राज्य उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शंस राज्य नहीं लगाएगा और राज्य का जो कार्य है वह एक पुलिस स्टेट की तरह है और वह जब पुलिस जो कार्य करती है वह करेगा, उसके अलावा कोई और कार्य राज्य का नहीं होता है नकारात्मक स्वतंत्रतावादियों की नज़र में। जहां बात करते हैं हम सकारात्मक स्वतंत्रता की, तो सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य को कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं और राज्य कुछ कल्याणकारी कार्य करता है वहां पर व्यक्तियों के लिए। और जो व्यक्ति ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं उन व्यक्तियों के लिए कुछ सामाजिक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए जाते हैं, सकारात्मक एफर्ट लगाए जाते हैं ताकि उन्हें भी शामिल किया जा सके जो व्यक्ति ज़्यादा क्षमतावान है उनकी रेस में। तो आई होप आपको सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता समझ में आई होगी। सिंपल सी बात करें तो नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति को स्वच्छंद छोड़ दिया जाता है और क्षमता पे बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। सकारात्मक स्वतंत्रता में कुछ सकारात्मक कार्रवाई की जाती है जिससे जो पिछड़े हुए हैं उनको कुछ अतिरिक्त सहायता दी जाती है। इतना याद रख लीजिए। बाकी डिस्क्राइब में हम इसे बहुत सारे थिंकर हैं जो अलग अलग अपने व्यू रखते हैं, उसको पढ़ेंगे जब हम स्वतंत्रता को एज ए आइडियोलॉजी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं जे.एस. मिल, पॉइंट नंबर 1, ये तो आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको यहाँ याद रखनी है कि जे.एस. मिल ने स्वविषयक और परविषयक दो प्रकार के कार्य बताए हैं।
जेएस मिल कहते हैं कि व्यक्ति दो प्रकार के कार्य करता है। एक कार्य करता है जो स्वविषयक होते हैं और दूसरे कार्य करता है जो परविषयक होते हैं। अब ये जो स्वविषयक कार्य हैं वह स्वविषयक कार्य क्या होते हैं? स्वविषयक कार्य के अंतर्गत व्यक्ति वह कार्य करता है जो सिर्फ उससे संबंधित होते हैं। ऐसे कार्य जो व्यक्ति को स्वयं को इफेक्ट करते हैं, अन्य किसी और व्यक्ति को इफेक्ट नहीं करते हैं, वह होते हैं स्वविषयक कार्य। परविषयक कार्य क्या होते हैं? परविषयक कार्य वह कार्य होते हैं जो किसी और व्यक्ति को भी इफेक्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ एक्शन करता है तो वह एक्शन और व्यक्तियों को भी इफेक्ट करता है, तो वह होता है परविषयक कार्य। अब यहाँ पर जेएस मिल स्वविषयक कार्य और परविषयक कार्य में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? वह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जेएस मिल का कहना है कि जो कार्य सिर्फ व्यक्ति से रिलेटेड है, सिर्फ उससे, जो व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग कर रहा है सिर्फ उससे रिलेटेड है, तो वहां पर राज्य किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता उस व्यक्ति पर। वह व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र है स्वविषयक कार्यों को करने के लिए, उस पर किसी प्रकार के प्रतिबंध राज्य द्वारा नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन जहां बात आती है परविषयक कार्यों की, परविषयक कार्यों के केस में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है क्योंकि उसके द्वारा किए गए एक्शन से जो अदर व्यक्ति हैं, जो दूसरे व्यक्ति हैं, वह भी इफेक्ट हो रहे हैं। इसलिए उन व्यक्ति के परविषयक कार्यों पर प्रतिबंध राज्य के द्वारा लगाया जा सकता है अदर व्यक्तियों के हित में, क्योंकि अदर व्यक्तियों के जो अधिकार हैं उनका हनन ना हो, उनसे इफेक्ट ना हो। इसको एक एग्जाम्पल से इस तरह से समझा जा सकता है कि मान लीजिए आप ड्रिंक करते हैं, तो अगर आप एक रूम में बैठकर ड्रिंक करते हैं तो इससे कोई इफेक्ट नहीं है। आप रूम के अंदर बैठिए, आराम से ड्रिंक कीजिए, सुबह तक उसका इफेक्ट, जो ड्रिंक करने का जो इफेक्ट है वह उतर जाएगा, उसके बाद आप समाज में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये तो हो गया स्वविषयक कार्य जिसमें आपने अपने आप को ही इफेक्ट किया, रूम में आप बंद हैं, किसी और समाज के किसी अधिकार को, किसी स्वतंत्रता को आपने इफेक्ट नहीं किया। अब बात करते हैं, अगर आपने ड्रिंक की और ड्रिंक करने के बाद आपने सोचा कि चलो राइड पे चलते हैं, और आपने कार या फिर बाइक उठाई और उस बाइक से आप 100 या 150 की स्पीड से चला रहे हैं, तो यहाँ पर ड्रिंक एंड ड्राइव करने से आपको रोका जाएगा। क्यों रोका जाएगा? क्योंकि आप किसी और के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। यहाँ पर जब किसी और के अधिकारों का, किसी और की स्वतंत्रता का हनन होगा तो वहां पर आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है राज्य के द्वारा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसी को हार्म प्रिंसिपल भी कहते हैं। हार्म मतलब कि किसी को नुकसान पहुंचाना। जब आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे, ड्रिंक एंड ड्राइव करोगे तो किसी को नुकसान पहुंचाओगे ऑब्वियसली। तो अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आप रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये है हार्म प्रिंसिपल। आई होप आपको हार्म प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, स्वविषयक कार्य समझ में आ गया होगा, परविषयक कार्य समझ में आ गया होगा, और किस प्रकार से मिलने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के अधिकारों के बीच में संतुलन बिठाने का जो प्रयास किया है वह भी आपको समझ में आ गया होगा। यह पहली पुस्तक है मिल की ऑन लिबर्टी, जिसमें स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं। हालांकि उनके स्वतंत्रता संबंधी विचारों की कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, जैसे कि बारकर है, उनको खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहता है, और यह भी आलोचना की जाती है कि ये जो स्वविषयक और परविषयक कार्य हैं इनको डिवाइडेशन करना इतना आसान नहीं है। आप कैसे डिवाइड करोगे कि यह कार्य सिर्फ आपको इफेक्ट करेगा और यह कार्य सबको इफेक्ट करेगा? तो इस तरह के डिवाइडेशन भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार की आलोचनाएं जेएस मिल की जाती है स्वतंत्रता संबंधी विचारों की। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के उपयोगितावादी सिद्धांत में उन्होंने क्या संशोधन किया है। देखिए, उपयोगितावाद का पिता किसको कहा जाता है ये आपको अच्छे से पता है। नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। उपयोगितावाद का पिता कहा जाता है जर्मी बेंथम को। इससे प्रीवियस वीडियो हमने जर्मी बेंथम पे बनाई थी, अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर देखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस पे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं और लगातार आती रहेंगी। स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी हैं, इतनी अच्छी तो वैकेंसी नहीं आई है लेकिन आई हैं, और आपको तो एक सीट चाहिए, एक सीट पे नज़र रखिए अपनी और तैयारी में जुट जाइए। मेरे हिसाब से ये आपका सबसे बेस्ट है। आप इसमें बिल्कुल भी अपना माइंड खराब ना करें कि वैकेंसी कम आई है या फिर कुछ आई है।
आप तो एक सीट पर नज़र रखिए और जुट जाइए। चलिए, मिल ने अपने गुरु जर्मी बेंथम के उपयोगितावादी विचारों को आगे बढ़ाया, लेकिन बेंथम के सुख की मात्रात्मक दृष्टि को संशोधित करते हुए गुणात्मक सुख का विचार प्रस्तुत किया। मिल के अनुसार सभी सुख एक समान नहीं होते। उन्होंने उच्च और निम्न सुखों के बीच अंतर किया। उच्च सुख मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध अनुभव जैसे कि कला, साहित्य, ज्ञान। निम्न सुख शारीरिक और इंद्रियों से जुड़े हुए सुख जैसे कि भोजन और आराम। तो मिल ने अपने गुरु बेंथम के उपयोगितावाद में कुछ संशोधन किया है। संशोधन क्यों किया है? क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होने लग गया था बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत। उसके भी कुछ कारण थे, हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की है। कारण ये थे कि बेंथम ने जो उपयोगितावादी सिद्धांत दिए उसमें कुछ चीजें ऐसी वो कही उन्होंने कि जो पुष्पिन का गेम होता है वह काव्य पाठ के बराबर कर दिया उन्होंने। जो पुष्पिन का गेम है उसको, उससे जो आनंद प्राप्त होता है, उससे जो सुख प्राप्त होता है, उसको काव्य पाठ से प्राप्त होने वाले सुख के बराबर कर दिया उन्होंने। यहाँ पर उन्हें क्रिटिसाइज किया गया कि इस प्रकार के जो मात्रात्मक सुख आप कैसे मापन कर सकते हैं सुखों का। तो उनके सुख कलन के जो उन्होंने बनाया था, यंत्र बनाया था, उस पर भी सवाल उठाए। तो यहाँ पर मिल ने अपने गुरु को डिफेंड करने का प्रयास किया है, विरोध नहीं किया है। अपने गुरु का विरोध मिल नहीं कर रहे हैं, वह यहाँ उन्हें डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिल ने कहा है कि जो काव्य पाठ और पुष्पिन का जो गेम है उससे मात्रात्मक सुख भले ही बराबर मिल जाए, लेकिन जो गुणात्मक सुख है वह उसमें डिफरेंस होता है। एक होती है क्वांटिटी और एक होती है क्वालिटी। तो क्वांटिटी तो होती है मात्रा और क्वालिटी होती है गुण, किसी चीज के गुण, गुणात्मक। तो गुणात्मक सुखों में अंतर पाया जाएगा। काव्य पाठ से जो सुख प्राप्त होगा उसकी जो गुणवत्ता है वह उच्च होगी बजाय पुष्पिन से प्राप्त होने वाले सुख की तुलना में। तो यह मिल का कहना है। यहाँ पर मिल ने सुखों को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में डिवाइड किया है। मिल के अनुसार वही है, सुख समान नहीं होते। कुछ सुख ऐसे होते हैं जिनसे हमें उच्च सुख होते हैं, कुछ निम्न सुख होते हैं। डिटेल चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, वहां से आप देखिए और अच्छे से एग्जाम्पल लेके मैंने उसको समझाया है, आप उसे जरूर देखें। तो यह उनकी पुस्तक है। दूसरी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल की जो उपयोगितावाद पे लिखी गई है। आपको पुस्तक के फ्रंट पेज को मैंने यहाँ पे रखा है। होता क्या है कि हमारी जो मेमोरी है उसका एक कंसेप्ट है, विजुअल्स को याद रखती है हमारी मेमोरी। जो विजुअल्स हम देखते हैं वह विजुअल्स हमें अच्छे से याद रहते हैं और उन्हें याद रखना हमारे लिए काफ़ी इजी होता है। इसलिए मैंने इनको एक एक पुस्तकों को यहाँ पर उनके जो फ्रंट पेज है उनको रखा है। और ये पुस्तक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। कई बार पुस्तकों से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह बुक किस राइटर की है, तो यहाँ पर इनको भी याद रखना जरूरी है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि मिल ने महिलाओं की समानता के दृष्टिकोण पर क्या कुछ कहा है। देखिए, मिल के जो भी महिलाओं से संबंधित विचार हैं उन पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वह है हैरियट टेलर का। हैरियट टेलर कौन थी? यह मिल की धर्मपत्नी थी, हैरियट टेलर। और सब्जेक्शन ऑफ वोमेन, ये देखो यहाँ पर दिखा भी हुए, जो इमेज है उसमें आपको दिख रही है हैरियट टेलर है, नीचे मिल है। तो यह हैरियट टेलर हैं। तो मिल ने महिलाओं की समानता के एक प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने अपने सब्जेक्शन ऑफ वोमेन में महिला संबंधी विचार दिए हैं। तो मिल ने महिलाओं के प्रबल समर्थक हैं मिल, और उन्होंने तर्क दिया है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में असमानता समाज के विकास को बाधित करती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए, चाहे वे शिक्षा हो, रोजगार हो या विवाह। उनके विचारों ने महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानताओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मिल एक पॉलिटिशियन भी थे, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य भी रहे हैं। तो महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने किया। महिलाओं की आवाज़ को पार्लियामेंट में उन्होंने उठाया, जो ब्रिटेन की थी वहाँ पर। तो महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ योगदान मिल का कहा जाता है। बाकी
काफ़ी अलग विचार महिलाओं के लिए रखते थे, चाहे मतदान में बात हो, मतदान में समानता हो। इसलिए महिलाओं का प्रबल समर्थक मिल को माना जाता है और इसके पीछे जो एक बड़ा हाथ माना जाता है वह है हैरियट टेलर का। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने लोकतंत्र की क्या सीमाएं बताई हैं। तो मिल ने लोकतंत्र की कुछ सीमाएं बताई हैं। एक पुस्तक आपको सामने दिखाई दे रही है, यह अलेक्सी द टॉकविले की है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। कई बार डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है ये डेमोक्रेसी इन अमेरिका पुस्तक किसकी है। अब आप कहोगे सर अलेक्सी द टॉकविले तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो फिर ये पुस्तक क्यों पूछी जाती है। तो अलेक्सी द टॉकविले तो नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन डेमोक्रेसी तो है आपके सिलेबस में, तो डेमोक्रेसी इन अमेरिका पूछी जाती है। तो मिल ने लोकतंत्र की सराहना करते हुए उसकी कुछ सीमाएं बताई, कुछ लिमिटेशंस बताई। उन्होंने बहुसंख्यक के अत्याचार, टायरनी ऑफ मेजोरिटी की चेतावनी दी थी, जिसमें बहुसंख्यक वर्ग समाज के अधिकारों का अतिक्रमण कर सकता है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा कर सकता है। मिल का मानना था कि लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि सभी नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना क्या था। जॉन स्टुअर्ट मिल ये मानते थे कि जो लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र में 51% जो ले आता है उसके सरकार बन जाती है, उसकी गवर्नमेंट बन जाती है, जो 51% जिसके पास होती है। लेकिन मिल को चिंता सता रही थी कि उन 49% का क्या होगा जिन्होंने उस सरकार को नहीं चुना। अब चूंकि उस सरकार को 49% ने नहीं चुना, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो 51% लोग हैं वह उन 49% लोगों के अधिकारों का हनन कर लें, उनकी स्वतंत्रता का हनन कर लें। यह कुछ चिंता थी मिल की लोकतंत्र को लेकर, जहां मेजोरिटी की तानाशाही की बात करते हैं और उन पर कुछ लिमिटेशंस लगाने की बात करते हैं, जिसका एक उपाय यह बताते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के रूप में। मिल का मानना था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। राजनीतिक जो दल हैं उनको उनके प्राप्त मतों के अनुसार संसद में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वह मानते थे कि यह प्रणाली लोकतंत्र को अधिक न्यायपूर्ण बनाएगी और अल्पसंख्यक विचारों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। उनका मानना था कि इससे बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की संभावना कम हो जाएगी और बहुल मतदान का समर्थन किया। देखिए, मिल ने बहुल मतदान का समर्थन किया और वह एक से अधिक वोट देने के पक्ष में थे शिक्षित वर्ग के लोगों के लिए। जो व्यक्ति शिक्षित है, जो व्यक्ति जिनके पास संपत्ति ज़्यादा है या फिर जो जिनके पास विवेक ज़्यादा है, तो वह व्यक्ति प्लूरल वोटिंग कर सकते थे, एक से अधिक मतदान कर सकते थे। देखिए, मिल ने क्या कहा है, मिल की यहाँ पर एक यह है कि सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में मिल नहीं थे। सार्वभौमिक मताधिकार के पीछे जो नहीं होने का, समर्थक नहीं होने का जो कारण है वो ये है कि सार्वभौमिक मताधिकार में सभी को मत देने का अधिकार मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसे भी मत देने का अधिकार मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, शिक्षित नहीं है, पिछड़ा हुआ है, तो उसे भी मत देने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन मिल इसके खिलाफ थे। मिल का मानना था कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वह व्यक्ति अपने मत का जो उपयोग है वह किसी ना किसी के दबाव में आकर कर सकता है। तो जब आप किसी के प्रेशर में आकर जब आप अपने मत का उपयोग करते हैं तो फिर ये क्या होता है, यहाँ पर आपके जो मताधिकार है उसका दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार इलेक्शंस कराने का हमें मौका मिला है, तो इलेक्शंस में हम जब जाते हैं तो हमने भी देखा है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग होते हैं और ख़ासतौर से महिलाएं जो होती हैं वह जो वोट करती हैं वह कभी भी अपने मन से वोट नहीं करती। कई बार तो कई महिलाएं पूछती हैं कि मतलब ऐसे ग्रामीण लैंग्वेज में किस पे कौन से बटन पे दबाना है, किस पे दबाना है, तो उनके जो हस्बैंड होते हैं या फिर और कोई जो भी रिलेटिव होते हैं तो वह कुछ उनकी हेल्प करते हैं। तो इस तरह के जो अपना निर्णय खुद नहीं ले सकते, जो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते, जो अपने वोट की जो वैल्यू है उसको नहीं समझ सकते, तो इस तरह के नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिल ने कहा है कि उनको नहीं देना चाहिए। यह मिल का पर्सनल व्यू है, इस पर सोचा जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या यह
मिल की जो दृष्टिकोण है इसको लेकर वह सही है या नहीं है, आपके क्या विचार हैं इस बारे में। और कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट उन्होंने एक पुस्तक लिखी है और जिसमें उन्होंने यह अपने विचार दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि मिल ने जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया है वह क्या है। मिल कहते हैं कि जैसा कि मिल की जो पूरी अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का सिद्धांत है वह आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। इस इमेज में एक व्यक्ति है और वह हजारों व्यक्तियों के सामने खड़ा है, हजारों व्यक्तियों की भीड़ के सामने खड़ा है और वह कह रहा है कि यस यू ऑल आर रॉन्ग। तो मिल का यह कहना है कि जो समाज है वह किसी एक व्यक्ति को भी अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से नहीं रोक सकता है। मिल ने तो पागल और सनकियों के भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। मिल कहते हैं कि अगर सनकी व्यक्ति हैं और अगर 10 सन के व्यक्ति हैं तो उनमें से हो सकता है कि 9 के विचार हमारे काम के ना हों, लेकिन उनमें से एक विचार ऐसा निकल सकता है जो हमारे काम का हो। तो मिल ने सनकी और जो अशिक्षित हैं, सनकी हैं, पागल हैं, जो भी हैं, सबको ही अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन किया है। उनका मानना था कि समाज में किसी भी विचार या मत को दबाना गलत है क्योंकि हर विचार में सत्य का अंश हो सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि विचारों का खुला आदान प्रदान समाज की प्रगति और सच्चाई की खोज में सहायक है। तो मिल किसी भी विचार को दबाना नहीं चाहते, सबको समान विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह देना चाहते हैं। एक व्यक्ति को भी हक है, वह अपने विचार रख सकता है, भले ही पूरा समाज उसके अगेंस्ट क्यों ना हो। तो आई होप आपको ये है जो मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार, मिल का हार्म प्रिंसिपल, मिल के स्वविषयक और परविषयक संबंधी जो कार्य हैं, जो डिवाइजेशन है, वह मिल की वुमेन से संबंधित विचार, उनकी किन किन पुस्तकों में यह विचार दिए हुए हैं, सभी पुस्तकों को भी आपको याद रखना है। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्कूल लेक्चरर की भर्ती आ गई है, आप उसको अच्छे से देख लें और उसकी जो भी योग्यताएं वगैरह हैं उनको अच्छे से देखें और अप्लाई करें, ज़रूर करें। ऐसा ना सोचें कि कम पोस्ट हैं तो हम अप्लाई नहीं करेंगे, ज़रूर करें और तैयारी करें पूरे मनोयोग से। एक सीट चाहिए आपको और वह सीट आपको निश्चित रूप से मिलेगी, निश्चिंत रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पॉलिटिकल साइंस नॉलेज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको इस PDF चाहिए इस वीडियो की तो वह आपको मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल साइंस नॉलेज के नाम से, वहाँ पर मैं इसकी PDF शेयर कर दूँगा। और सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के साथ शेयर करें। आई होप आप करेंगे, आपको पसंद आया है तो ज़रूर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।